बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर तंज कसा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मसला उठाया है। इस बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मोदी और शाह राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं, जबकि वे विदेशी नागरिक हैं जिन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की और लंदन में बैक ऑप्स नाम की कंपनी शुरू की। उनकी भारतीय नागरिकता अमान्य है। अगर मोदी उन्हें बचाना जारी रखते हैं तो मुझे उनके खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के साथ 2019 में गृह मंत्रालय के विदेश विभाग की ओर से जारी लेटर भी जारी किया है। यह लेटर स्वामी की शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखा गया था, जिसमें उनसे सफाई मांगी गई थी। एक अन्य ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लंदन में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी अटैच की है। इसमें भी उन्होंने राहुल गांधी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की घेराबंदी की है। स्वामी ने लिखा कि यह राहुल गांधी की ओर से ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश सरकार को दाखिल किया गया वार्षिक रिटर्न है। क्या सोनिया की ओर से मोदी को कार्रवाई न करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकम टैक्स रिटर्न की तस्वीर लगाई है। उसमें बताया गया है कि लंदन की कंपनी बैक ऑप्स राहुल गांधी के शेयर है। राहुल गांधी का पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर बताया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक और कंपनी का डायरेक्टर बताया है। इस डॉक्यूमेंट पर उनकी जन्म तिथि 19/6/1970 लिखी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही 2017 में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं। अब उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की थी। अब बीजेपी नेता कार्रवाई नहीं करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं। वे राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले नवंबर 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर यह सवाल उठाया था। स्वामी ने अपने इस लेटर में दावा किया था कि राहुल ब्रिटिश नागरिक है, ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता और संसद की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। स्वामी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की, लेकिन अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी थी। जनवरी 2016 में पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद महेश गिरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की नागरिकता पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। मामला समिति तक पहुंचा और इसकी जांच हुई। उसके बाद राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा। समिति को दिए गए अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि यह सिर्फ मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। मैंने न कभी ब्रिटिश नागरिकता मांगी है और न ही रखी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सितंबर 2017 में एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया था। तब स्वामी ने न सिर्फ इसे लेकर ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी एक चिट्ठी लिखी और कार्रवाई करने की मांग की थी। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान पर यह आरोप बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया है। बांग्लादेशी समाचार पत्र बिल्टज के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने शनिवार 10 अगस्त 2024 को रिपब्लिक टीवी के एक शो में यह दावा किया। चौधरी ने डिबेट के दौरान कहा कि लंदन में हुई यह गुप्त बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार के इस दावे पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, यह गंभीर मामला है। बालक बुद्धि को इस यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किससे मुलाकात की। भाजपा नेता सरदार RP सिंह ने भी राहुल गांधी से सवाल किया है।
सरदार आरपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी को लंदन में बीएनपी के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के नरसंहार को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था? यह जानकारी बांग्लादेश में बैठे बिल्टज के संपादक सलाउद्दीन चौधरी ने साझा की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहीन सिन्हा ने लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ राहुल गांधी की मुलाकात की खबरों को गंभीर बताते हुए मांग की है कि कांग्रेस को तुरंत यह बताना चाहिए कि क्या यह मुलाकात हुई थी और अगर हुई थी तो उसका एजेंडा क्या था। तुहीन सिन्हा ने कहा कि बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है कि पिछले महीने लंदन में राहुल गांधी और खालिदा जिया के बेटे की मुलाकात हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया था, यानी हरी झंडी दिखाई थी। तुहीन सिन्हा ने आगे कहा कि गुरुवार 8 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रतिनिधि मंडल से मिले थे, जिसमें अर्थशास्त्री जयाद्रेज शामिल थे और यही जयाद्रेज अगले ही दिन 9 अगस्त को फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए। यहां उनके साथ बांग्लादेश में सिविल वॉर की हमेशा से वकालत करने वाले नदीम खान भी मौजूद थे। तो क्या जब बांग्लादेश में हिंदुओं की जान खतरे में थी उस समय 8 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली में अपने घर पर इन लोगों को अगले दिन के प्रोटेस्ट के बारे में गाइड कर रहे थे? उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष 31 मार्च को राहुल गांधी ने कहा था कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो देश में आग लग जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अब जो नए खुलासे सामने आ रहे हैं उसके बाद राहुल गांधी को एक बार फिर से अपने बयान को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनके इस बयान का अर्थ क्या था। क्या वाकई राहुल गांधी बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में चाहते थे? कांग्रेस पार्टी की अर्बन नक्सल मानसिकता को लेकर इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का झूठ बेनकाब हो गया है। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने कई सारे लोक लुभावन वादे किए थे। इन्हीं लोक लुभावन वादों के दम पर उन्होंने बहुमत हासिल किया था, लेकिन अब सामने आया है कि सरकार के 1 साल पूरा होने तक केवल 3% वादे ही पूरे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु स्थित एनजीओ सिविक ने सिटीजन रिपोर्ट कार्ड नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कुल 59 वादे किए थे। इसमें रोजगार, उद्योग, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे शामिल थे। सिविक एनजीओ इनमें से केवल 2 वादे ही पूरे किए गए वादों पर काम चल रहा था। इनमें से 10 वादे ऐसे हैं कि पूरा करने के लिए काम चल रहा है। फिलहाल 17 चुनावी वादों पर ही काम चल रहा है, जबकि कुल 42 वादे ऐसे हैं जिन पर अभी तक कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है। 71% वादों पर सरकार अभी तक जनता को कुछ भी नहीं दे पाई है। स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो कांग्रेस सरकार ने अस्पतालों में खाली पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। इसके साथ ही हाईवे पर 1000 किलोमीटर के दायरे में ट्रॉमा सेंटर, जयदेवा जैसी हार्ट हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल और AIMHANA की तरह ही मानसिक अस्पताल का वादा किया था। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। सिविक की रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे वाले छात्रों की फीस माफ करने का भी वादा किया था, लेकिन उस दिशा में अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने खनन माफियाओं पर रोक लगाने के लिए कोई काम नहीं किया है। यही नहीं, राज्य सरकार खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में अब तक विफल रही है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने सोमवार को कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा और उन पर राज्य में चुनावी वादे पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। भाजपा और जेडीयू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मैसूर चलो पदयात्रा के दौरान ANI से बात करते हुए विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों को अनदेखा किया। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के कुछ ही दिन बाद कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ने लगी है।
इसके साथ ही राज्य में सत्ता में आने के 1 साल के भीतर ही पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य की सियासत में घमासान मचा हुआ है। राज्य में उप मुख्यमंत्री डीसीएम के अतिरिक्त पद के सृजन की मांग, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में बदलाव और सीएम परिवर्तन का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। कुल मिलाकर यह साफ है कि सत्तारूढ़ दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विजेंद्र ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के लोगों से वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो वे अच्छा प्रशासन, अच्छा विकास और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, लेकिन सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली यह सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही। किसान पीड़ित है और सीएम ने कई भ्रष्टाचारों को नजरअंदाज किया है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच बयानबाजी और भी तल्ख होती जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन सियासत अभी से जोर पकड़ रही है। चाहे वह उद्धव ठाकरे और शरद पवार हों या फिर कांग्रेस बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति, सभी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी की आज ठाणे में रैली होने वाली है, लेकिन उद्धव ठाकरे की रैली से पहले ही शहर में उनके खिलाफ पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। ठाणे में लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैरों में झुके और जमीन को चाटते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर में सबसे ऊपर मराठी में मोटे अक्षर में लिखा गया है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक रहूंगा, चरणों की पूजा करूंगा। बता दें कि उद्धव ठाकरे हाल ही में 3 दिन के दिल्ली दौरे से लौटे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के ठाणे में उनकी पहली सभा होने वाली है। ये रैली आज शाम 7 बजे ठाणे में होने वाली है। उद्धव ठाकरे की तरफ से भगवा हफ्ता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत उद्धव की पहली सभा है, लेकिन इस सभा से पहले ही उनके खिलाफ पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के अपने 3 दिन के दौरे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई इस मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। ठाकरे ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और एनडी गठबंधन के कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए दिल्ली में थे। इसी क्रम में उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली से खाली हाथ लौटे, क्योंकि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने का आश्वासन नहीं मिला। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने मीडिया को बताया है कि दिल्ली में 3 दिन रहने के बाद उद्धव ठाकरे को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि वह मुख्यमंत्री पद फिर से हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे। उपाध्यक्ष ने दावा किया, महाराष्ट्र के लिए कुछ भूल जाइए, शिवसेना प्रमुख अपने लिए भी कुछ हासिल नहीं कर सके। मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वह दिल्ली में अपना मामला आगे बढ़ाते रहे, लेकिन खाली हाथ लौट आए। बीजेपी नेता ने आगे दावा किया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान द्वारा यह घोषणा किए जाने से ठाकरे निराश हो गए कि मुख्यमंत्री के बारे में फैसला विधानसभा चुनाव के बाद लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। वायनाड में घटी भूस्खलन की घटना के बाद आज पीएम मोदी वायनाड पहुंचे। त्रासदी वाले इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने वायनाड भूस्खलन घटना और चल रहे राहत प्रयासों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी वहां मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने भूस्खलन प्रभावित कई इलाकों में पैदल चलकर आपदा से हुए नुकसान का आकलन भी किया। पीएम मोदी ने कहा, मैंने जब से इस आपदा के बारे में सुना तब से मैं यहाँ के संपर्क में रहा और पल पल की जानकारी लेता रहा। केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में काम आ सकते हैं, उसे तुरंत काम पर लगाया। जो परिवार इसमें गिरे हैं उसकी सहायता करना, यह त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मैंने वहां जाकर परिस्थितियों को देखा। मैं पीड़ितों से भी मिला। मैं अस्पताल में भी उन मरीजों से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो उत्तम परिणाम मिलता है। उन्होंने आगे कहा, भारत सरकार और देश इस संकट में यहाँ के पीड़ितों के साथ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी पीड़ितों और उनके परिवार को, हम सब इस संकट में उनके साथ हैं।
सरकार में नीति नियमों के तहत सहायता राशि दी गई है। हम और भी राशि देने की कवायद करेंगे। बहुत ही उदारता पूर्वक सभी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। छोटे बच्चों और जिन्होंने अपनों को खोया है, उसके लिए एक लंबे समय तक की योजना बनाने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 1979 में जब गुजरात के मोरबी में बारिश के बाद डैम नष्ट हुआ था और उसका सारा पानी शहर में घुस गया था, 2500 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। उस समय मैंने वॉलंटियर के रूप में कार्य किया था और मैं ऐसी आपदा की परिस्थितियों को भली भांति जानता हूँ। केंद्र सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी ओर से पूरा सहयोग रहेगा। बता दें कि पीएम मोदी ने वायनाड के आपदा के प्रभावित इलाकों का आज दौरा किया। वहीं इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए आभार जताया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि पीएम मोदी का वायनाड जाना एक अच्छा फैसला है और मैं इसका आभार जताता हूं। राहुल गांधी ने आगे विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री द्वारा स्थिति का स्वयं निरीक्षण करने के बाद इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष भी मांग कर रहा है कि केंद्र सरकार इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। इसी बीच आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 413 हो गई है और 152 लोग अभी भी लापता हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।